हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कृषि वानिकी पद्धति से किसानों को होगा फायदा। अधिक पैदावार के लिए ज्वार की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। इस विधि से खेती करने को कृषि वानिकी कहा जाता है और इस दिशा में राज्य व केंद्र की सरकार किसानों को काफी बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो कौन से वृक्षों का चयन करें और इनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं जिला रांची के डॉक्टर A.K. चक्रवर्ती। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार
पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुपूरक हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छाटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्ष संबंधी जानकारी होना जरूरी है। इन सभी प्रणालियों का उद्देश्य जमीन का समुचित उपयोग और प्रबंधन है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव। इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी एवं ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य में ज्वार की खेती कई किसान करते हैं और वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर ज्वार की अधिक पैदावार मिलेगी। तो ज्वार की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक विधि से बुआई किस तरह से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ सरिता कंगाली से।
वर्षा आधारित कृषि के लिए ज्वार एक सबसे बहुत ही उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से देखा जाए तो दोहरा लाभ किसानों को मिलता है। एक तो मानव आहार के साथ साथ पशु आहार के लिए भी ज्वार कड़वी के रूप में प्राप्त होती है। ज्वार की फसल कम वर्षा में भी अच्छी उपज दे सकती है। ज्वार की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है जवाहर ज्वार 1041, जवाहर ज्वार 741, SPV 1022, CSB 15 SA, R1 इत्यादि। इसके अलावा संकर किस्में हैं CSH 5, CSH 6, CSH 14, CSH 18 आदि में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। पहले भूमि का चुनाव या भूमि की तैयारी किस प्रकार से करें। भूमि के चुनाव के लिए ज्वार की फसल को मटियार, दोमट या मध्यम गहरी भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि में पर्याप्त जीवांश होना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों को ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिसमें भूमि का pH मान 6.0 से 8.0 उपयुक्त होता है। साथ ही भूमि में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों को खेत की जुताई आवश्यक रूप से करनी चाहिए, जिससे भूमि की उर्वरकता, खरपतवार एवं कीट नियंत्रण की दृष्टि से यह काफ़ी लाभदायक होता है। खेत की जुताई करके जमीन को अच्छी तरह भुरभुरी कर पाटा चलाकर बोनी के लिए तैयार करना चाहिए। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलो स्फूर और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसमें नत्रजन की आधी मात्रा स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग बोनी के समय बीज के नीचे प्रयोग करना चाहिए और शेष बची नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, यानी जब पौधे घुटनों की ऊंचाई के हो, तब पौधे से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिला दें। इसके बाद आती है बात बीज की मात्रा की। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बीज की मात्रा। यदि संतुलित बीज की मात्रा उपयोग की जाए तो उत्पादन पर अच्छा असर दिखाई देता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बीज का चयन करें जिसकी अंकुरण क्षमता 70 से 75% तक होना चाहिए। ज्वार के बीजों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बनडाजिम 2 ग्राम और एप्रॉन 35 SD 6 ग्राम कवकनाशक दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने से 15 से 20% अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु सही पौध संख्या। इसके लिए देखा जाए तो ज्वार की विपुल उत्पादन देने वाली प्रजातियां तथा संकर जातियों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 12 सेंटीमीटर रखने की अनुशंसा की जाती है। इस तरह यदि देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर 1,80,000 पौध संख्या रखने की अनुशंसा होती है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो द्विउद्देशीय वाली नई किस्में हैं, जैसे जवाहर ज्वार 1022, जवाहर ज्वार 1041 एवं CHS 18 की नई किस्मों के लिए पौध संख्या कतार से कतार 45 एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना आवश्यक होता है। किसान भाइयों, खरीफ ज्वार की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसीलिए आप इसका रासायनिक नियंत्रण करने के लिए एलाक्लोर खरपतवार नाशी की 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व की 75% मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण के पूर्ण छिड़काव करने से खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। सिंचाई की बात यदि हम करें तो ज्वार की जो फसल है वो एक वर्षा आधारित फसल है, इसलिए इसको सिंचाई या पानी की कम ही आवश्यकता होती है। यदि नमी का अभाव कम है
तो ऐसी स्थिति में हम फसल में सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि ज्वार की फसल ज़्यादा पानी के भराव को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए किसान भाइयों को यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि समय समय पर नालियां बनाकर पानी के निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। किसान भाइयों से अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो ज्वार फसल के बारे में जो जानकारी आपको बताई जा रही है, उसको वे भली भांति अपनाएं और ज्वार फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दुग्ध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दूध आप सभी जानते हैं कि दूध बहुत ही पौष्टिक चीज है। किसान भाइयों, ये दूध जो है उसी तरह से बैक्टीरिया विषाणु जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा जगह होता है, तो वो आसानी से उसमें पनप सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने दूध को जो भी उत्पादन करें उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पर जानवर को रख रहे हैं उस जानवर को रखने की जगह को अच्छी तरह से सफाई उसकी होनी जरूरी है। आप अगर फर्श पक्का है आपका तो निश्चित रूप से उसको वॉश करें, धोएं, और धोने में आप उसमें डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करें, आप उसमें फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। मक्खी का प्रकोप है वो कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ रखना है। और तीसरी जो चीज़ है, गाय दूहने के पहले गाय की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप निश्चित रूप से अगर संभव नहीं है कि हम उसको पूरा नहला सकें, अगर पूरा नहला के अगर दूध दुहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं संभव है तो कम से कम पिछला पोर्शन जो गाय का जो पिछला पोर्शन है उसको बढ़िया से आप उसको धोएं। और धोने में आप अगर इसको किसी भी तरह से केवल सिंपल भी धो रहे हैं तो आप उसको धो लें। और थन में पोटासियम परमैंगनेट ये एक जो सोल्यूशन आता है वो जरूर रखें। पोटासियम परमैंगनेट से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं तो एक छोटे से कपड़ा में, रुमाल में आप रख के और उसमें पोटासियम परमैंगनेट से पोंछ दें थन को। तो ये धोने से आपका जो किसी तरह का कीटाणु जो होता है, किसी तरह का जीवाणु जो होता है उस पर आप कार पा सकते हैं और दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गांव में आप दूध नहीं दूहते हैं, एक कोई ग्वाला होता है जो कि दूध यहाँ भी दूहा वहाँ भी दूहा, दूसरे जगह की गंदगी को लेके आ गया, दूसरे जगह की कोई बीमारी है उसको लेके चला आया। आपके जानवर में बीमारी फैलाने का भी काम कभी कभी करते हैं, दूसरे जगह से बीमारी लेके आया और यहाँ फैला दिए। इसलिए जब भी दूधिया आपके पास आते हैं दूध दूहने के लिए तो उनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप आएँ और डिटॉल अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो वो डिटॉल से हाथ धोने के लिए वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसके बाद वो दूध दूहने के लिए जाएं। और दूध दूहने में भी जो उनका जो ये है कि बहुत तेजी से वो दूध दूहने के चक्कर में
वो नकलिंग करते हैं और उसमें वो अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अंगूठे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि गाय में थनैला बीमारी हो सकती है, और थनैला बीमारी अगर हो जाएगी तो फिर वो जानवर का दूध पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये जरूरी है कि दूध दूहने वाले जो हैं वो हमेशा जो दूध को है वो इस तरह से फुल हैंड मिल्किंग इसको बोलते हैं कि पूरे हाथ का इस्तेमाल करके उसको दूहना है। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए, क्योंकि अगर गुंबदकार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदगी, बाहर की गंदगी कम से कम गिरेगी। और दूसरा ये है कि दूध दूहने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन को साफ रहना जरूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी जो अहम जो चीज़ है जिसको कि आपको ध्यान रखना है कि दूध बहुत जल्दी खराब होने वाला चीज़ है। अगर आप दूध को बहुत लंबे समय पर रखेंगे तो वो गर्मी वो झेल ही नहीं पाता है, उसमें तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको जल्दी से जल्दी या तो उसको डिस्पोजअप कर दें, या अगर नहीं डिस्पोजअप कर सकते हैं तुरंत तो उसको ठंडा करके रखें। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। इन सब चीज पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, और अभी स्वच्छ दूध उत्पादन पे जो बात हुई, हमें निश्चित रूप से ध्यान है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, और आपने जो भी आपके दूध पीने वाले जो हैं उनको भी आप किसी भी तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डुमरी, जिला मधुबनी के कृषक सुखलाल ने। ये गिनी फाउल पक्षी के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गिनी फार्मिंग का सबसे गिनी का जो है वो ओरिजिन जो है वो साउथ अफ्रीका का प्लेन एरिया माना जाता है। और गिनी फार्मिंग जो किया जाता है, किसान भाई जो करते हैं, वो मेनली मीट और एग के पर्पज से, मतलब मांस और अंडे के लिए किया जाता है ये। और इसका जो होता है मीट वो प्रीमियम क्वालिटी का मीट होता है। जो मीट जो है वो उसमें विटामिन रिच होता है। खास करके इसमें विटामिन बी और ई काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ई जिसको टोकोफेरॉल भी कहा जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ये। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास होता है। और इसमें इसके मीट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट काफ़ी कम होता है। साथ में इसका जो एग होता है, एग के लिए भी इसका फार्मिंग किया जाता है। तो एग जो होता है वो 2.5 टाइम्स जो होता है, इसका सेल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। अंडे आसानी से ख़राब नहीं होते। और जो मुर्गी के अंडे को आप काफ़ी गर्मी के दिनों में 1 सप्ताह आप रख सकते हैं, इसके अंडे को आप 15 से 20 रोज़ तक आराम से रख सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गर्मी में होता है। गुनिया में एक और खासियत है जो कि ये बीमारी से और रोग से लड़ने का इसमें जो है क्षमता काफ़ी अधिक होता है। और इसलिए इनका जो है मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन जो होते हैं उनसे ये इनमें प्रतिरोधी पाया जाता है। मतलब इनको इसका कुछ खास अमाउंट जो है उससे ये प्रभावित नहीं होते हैं। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी आवास में अच्छी जगह होनी जरूरी है। और इनको रखने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव या एलेबोरेटेड जो है वो
केज या जो भी रखने का व्यवस्था होता है वो नहीं करना होता है। रीजन ये है जो कि वो गर्मी या बरसात या ठंडे के मौसम में आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी लो होता है। इसका जो लाइफ स्पान है, गिनी बर्ड्स जो हैं इनके लाइफ स्पान जो होते हैं वो 12 साल के होते हैं और इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 7 मंथ में ये प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पहले अंडे जो हैं वो 8 मंथ में देते हैं। इनके अंडे का वजन 41 से 45 ग्राम प्रति अंडा होता है। 100 से 120 अंडे प्रति साल दे सकते हैं और ये नॉर्मली 2 से 3 साल तक अंडे देते हैं। और इनमें अगर आप पालन करना चाहते हैं तो इनका सेक्स रेशियो जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक आप नर का उपयोग करें और साथ में जो है 4 मादा हो, या कॉन्फाइंड जोन कहने का मतलब अगर आप केज में रखना चाहते हैं तो इनका एक मेल 6 से 60 फीमेल के साथ उचित है। जैसा कि इस पक्षी के आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रहकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीरे ही होगा। इसलिए इनको रोज 4 से 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। ये फसलों को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर खाने के बावजूद भी इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो मुर्गियों को दिया जाता है। जो इंक्यूबेशन टाइम है जिससे कि हम उसके बच्चे को पैदा कर सकते हैं वो 26 से 28 दिन है और इसमें जो 24 डेज का जो टेम्परेचर होता है वो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इनका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और हैचर पीरियड जिसमें कि हैच करके अंडे से बच्चे चूजे या छोटे बच्चे बाहर उसके निकलते हैं, उस टाइम में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लिया जाता है। 97 डिग्री जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है। उस टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और किसान बंधु आप जो है इसका पालन करके अधिक से अधिक जो है लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।